हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुनः आपके लिए जो मैंने कल आपको समझाया था एक चैप्टर के लिए हम आपके सामने उपलब्ध हुए हैं। तो मेरी बातों का थोड़ा ध्यान देंगे। कल जो मैंने आपको पढ़ाया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसमें मैंने केवल लिख के आपको समझाया था, उसका प्रयोग कैसे करना है ये आज मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप लोग तैयार रहिए अपने आप को, और ऑलवेज टाइम टू टाइम निकाल के आपके हर एक क्वेश्चनों का जवाब मैं यहाँ पर, आप कोई भी किताब पढ़ेंगे आप कमेंट बॉक्स में जाके वो कमेंट करके आप मुझे क्वेश्चन दे देंगे, तो मैं अगली वीडियो में आपके हर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन यहाँ पे मैं आपको करके दूंगा। तो चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर से हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैंने कुछ समझाया था, तो देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो कल की वीडियो में मैंने आपको यह समझाया था कि भाज्य बराबर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, प्लस कितना होता है शेषफल। यदि इनको आप, जो आपने लिखा है ये हिंदी भाषा में, यदि इनको आप अंकों के रूप में या फिर संख्याओं के रूप में लिखना चाहें, यानी इंग्लिश अल्फाबेट से लिखना चाहें, तो कैसे आप लिख सकते हैं। यदि आप भाज्य को ए सपोज करें, ध्यान से थोड़ा समझिएगा, भाज्य को किससे लिखा जाए, ए से, भाजक को आप बी से रिप्रेजेंट करें, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। तो यहां पर आपका फार्मूला जो बनता है क्या बनेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस कितना बनेगा आर, अर्थात यहाँ पे गुणे का चिन्ह आप ना बोलकर आप ऐसा लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस कितना होता है आर। समझ में आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में मैंने कल आपको पढ़ाया था अपनी पुरानी वाली यानी पिछली वाली वीडियो में। तो आप इस वाली वीडियो में देखिए इसका प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस कितना होता है शेषफल। इनको मैंने आपको बताया कि यदि आप इनको अंग्रेजी अल्फाबेट में अगर आप लिखते हैं तो भाज्य को यदि ए मानते हैं, भाजक को क्या मानते हैं बी, भागफल को आप क्यू और शेषफल को किससे प्रेजेंट किया जाए आर से, तो आपका फार्मूला क्या बनता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बनता है। ठीक, अब यहां पर सबसे पहले सबसे बड़ी बात जो होती है, आपको जानने वाली चीज, सबसे ज्यादा जो जानने वाली चीज है इस चैप्टर में पूरे, ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसमें आर का प्रयोग, यानी आर का प्रयोग आप कैसे करेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं। यहां पर देखिए आप लोग, मैं एक संख्या लेता हूं 4, एक अन्य संख्या लेता हूं मैं 12 ले लेता हूं, या फिर मान लीजिए 13 मैंने ले लिया। मैं 13 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं। यहां पर देखिए, अगर आप देखते हैं तो कल मैंने समझाया था आपको, ये जो आपने 13 लिखा है, 13 को क्या पढ़ते हैं आप, भाज्य कहते हैं। क्या पढ़ते हैं, भाज्य कहते हैं। और 4 को आप बोलते हैं भाई साहब भाजक, क्या बोलते हैं, भाजक कहा जाता है। यहां पे डिवीजन में करने चल रहा हूं। 4 का पहाड़ा 13 में जब आप पढ़ेंगे तो पहाड़ा पढ़िए, 4 एक 4, 4 दूना 8, 4 तियां कितना होता है 12 होता है। ठीक, भागफल की प्रक्रिया में आप जानते हैं घटाया जाता है, 13 में से 12 घटा लेंगे कितना आ जाएगा 1। थोड़ा और आगे चलते हैं हम, 13 के बाद हम अगली संख्या 14 लेते हैं। देखिए, तो 4 का पहाड़ा यदि हम 14 में पढ़ते हैं तब भी कितनी बार जाएगा, ये 3 ही बार जाएगा। और 12 यहाँ पे लिखा जाएगा, 14 में से जब आप 12 घटा देंगे तो आपका 2 शेषफल बचेगा। मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ, जो आपको मूल रूप से समझना है वो शेषफल के बारे शेषफल के बारे में आपको केवल समझना है। तो यहाँ पर देखिए, जब आपने 13 को 4 से डिवाइड किया शेषफल 1 आया, 14 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं शेषफल कितना आ रहा है 2 आ रहा है। और थोड़ा आगे चलते हैं हम, फिर यहाँ पर देखिए अगली संख्या हम लेते हैं 15 क्रम से थोड़ा। तो 4 का पहाड़ा 15 में पढ़ेंगे तब भी 3 बार ही जाएगा। 4 का पहाड़ा 15 में 3 बार जाएगा, 12 लिखा जाएगा, और यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा 3 आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 3। फिर अगली संख्या हम उठाते हैं, 15 के बाद क्या आ जाता है भाई साहब 16। तो 4 का पहाड़ा आप 16 में पढ़िए, 4 चौक कितना होता है आपका 16 हो गया। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 4 चौक कितना होता है आपका 16। 16 में से जब आप 16 घटाते हैं तो शेषफल यहां पर कितना आता है 0 आता है। शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 0 प्राप्त हो रहा है। तो मैंने अभी जो आपसे बात कही,
आपको केवल शेषफल समझने के लिए मैंने बोला है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, जब 4 का पहाड़ा 16 में पढ़ते हैं तो शेषफल कितना आता है? 0। एक इसके पहले वाली संख्या थोड़ा ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 12 लिखा है, मतलब 13 लिखा है, 12 में पढ़ लीजिए। 4 का पहाड़ा जब आप 12 में पढ़ेंगे, 4 तियां कितना होता है भाई साहब? 12। तो यहाँ पर शेषफल कितना देख रहे हैं भाई साहब? 0 हो रहा है। शेषफल कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। ये ना समझ के आप इसको समझिए। देखिए यहाँ पे 4 का पहाड़ा 12 में 3 बार पूरा गया, शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। 4 का पहाड़ा 13 में कितनी बार गया? 3 बार गया, और शेषफल कितना बचा? 1 बचा। 4 का पहाड़ा 14 में 3 बार गया, और शेषफल कितना बचा आपका? 2 बच रहा है। इसी तरीके से 4 का पहाड़ा जब आपने 15 में पढ़ा तो शेषफल कितना आया आपका? 3 आ गया। देख रहे हैं ना यहाँ पे। फिर वही चीज देखिए यहाँ पर, जब 4 का पहाड़ा आप 16 में पढ़ रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो यहाँ पर शेषफल से आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? 1 मिनट अपना दिमाग आप दौड़ाइए। शेषफल जो मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं आप? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो शेषफल का मान है, शेषफल का क्या है? मान है। वो सबसे छोटा मान जो है, यानी सबसे कम मान, वो क्या है? 0 है। और यहाँ पर देखिए भाजक का जो मान है वो कितना है? 4 है। और शेषफल का जो अधिकतम मान आप देख रहे हैं वो कितना आ रहा है? 3 है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए, या बहुत पूर्ववत पढ़े हैं, भाग की प्रक्रिया मैंने कल भी आपको बताया था कि कक्षा 3 से ही स्टार्ट होता है भाग देना। भागफल के बाद जो चारों नियम होते हैं, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, ये सब चीज़ आप बहुत से पहले पढ़ते आए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी ये चीज़ है कि आप निकालते कैसे हैं शेषफल। तो हमेशा याद रखेंगे जो शेषफल होता है इसका मान 0 के बराबर होता है, या 0 से क्या होता है? बड़ा। यानी शेषफल का जो न्यूनतम मान आता है वो क्या आता है? 0 आता है, या फिर 0 से क्या आता है आपका? बड़ा हो गया। और आता कितना है? अधिकतम कितना बार आएगा? तो अधिकतम जो रहेगा वो जो भाजक आप देख रहे हैं, यहाँ पर भाजक का मान कितना है? 4 है। और यहाँ पर शेषफल का अधिकतम मान कितना आ रहा है? 3 है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, तो भाजक जो आपका ये शेषफल आ रहा है उसका न्यूनतम मान कितना आएगा? 0 आएगा। अधिकतम मान कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो इसका अर्थ ऐसा समझिए आप, जो r की वैल्यू होती, यानी शेषफल का जो मान होता है उसका मान या तो 0 के बराबर आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा। और सदैव जो भाजक होता है आपका, क्या होता है भाई साहब? भाजक, यानी 20 से सदैव 1 कम रहेगा। कितना कम रहेगा आपका? 1 कम रहेगा। उदाहरण के लिए ले लीजिए, मान लीजिए भाजक के रूप में आपने 21 लिखा है। क्या लिखा है भाई साहब आपने? 21 भाजक के रूप में लिखा है। और आप 21 से किसी संख्या को भाग कर रहे हैं। 21 से किसी संख्या से क्या कर रहे हैं आप? भाग कर रहे हैं। तो यदि आपसे पूछे कि जो शेषफल है उसका सबसे न्यूनतम मान कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? 0 कहेंगे। क्या बोलेंगे भाई साहब? 0 कहेंगे। और अधिकतम मान कितना आएगा? तो आप तुरंत जो भाजक है उसमें से 1 तुरंत घटा देंगे। तो 21 में से जब आप 1 घटाएंगे तो कितना निकलेगा? बोलिए आप लोग, कितना निकलेगा? 20 निकलेगा भाई साहब। तो हमेशा याद रखिए कि जो आपका शेषफल होता है उसका मान हमेशा 0 के बराबर या 0 से अधिक, और जो आपका भाजक होता है उससे सदैव 1 क्या होता है? कम होता है। इसी का प्रयोग करके आप काफ़ी सवाल मैं अभी पढ़ाने चल रहा हूं, उनमें आप प्रयोग करेंगे इसका। तब आप अगर ये समझ में अगर आ गया हो तो आपको सवाल लगाने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए सवाल आगे चलते हैं हम। हेलो स्टूडेंट, आपका जो पहला क्वेश्चन है आपके चैप्टर फर्स्ट का, वो आपकी स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको समझाया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है और कैसे इसका प्रयोग करके आप मासा निकालेंगे, वो मैं आपको सवाल लेके मैं समझा रहा हूँ। कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला इसका ये होता है कि आप मासा में कैसे इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 2 विधियाँ आपकी हैं, दोनों को ही आप बोल सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो मैं दोनों तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको भाग विधि से मैं कैसे ये बताया जाता है वो समझिए। अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी उसी का ही लगता है, उसी तरीके से वो भी हम आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो संख्याएं दी गई हैं वो 135 और कितना लिखा है 225। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करते हैं, आप देखते हैं दो जो संख्याएं दी गई हैं या 2 से यदि अधिक संख्याएं हैं,
3 हो या 4 हो या 5 हो, तो उसमें 2 संख्याएं ऐसे चूज करते हैं जो एक बड़ी हो एक क्या हो छोटी। क्यों ऐसा चूज किया जाता है? जो बड़ी संख्या रहेगी उसको आप भाज्य कहेंगे। क्या बोलेंगे? भाज्य कहेंगे। और जो छोटी संख्या रहेगी आपको वो उसे क्या बोलेंगे? भाजक कहेंगे। तो यहां पर आप सबसे पहले लिखेंगे चूंकि 225 इज ग्रेटर देन, कितना लिखेंगे आप? 135। उसके बाद देखिए डिवीजन एलेमा जो आप पढ़ रहे हैं यहां पर देखिए कैसे प्रयोग किया जाता है। तो 225 को आप 135 से भाग करेंगे। देखिए यहां पर आगे पहाड़ा पढ़िए, 135 का पहाड़ा 225 में कितनी बार जाएगा? तो आप सब जानते हैं पहाड़ा पढ़ना। 135 का पहाड़ा यदि आपको ना याद हो तो ऐसे एक अंक इधर आप बंद कर लेते हैं, एक अंक इधर, तो आपको दिखाई पड़ रहा है इधर 13 है, इधर 22 है, अर्थात इधर 13, यहाँ पर कितना है? 22। तो 13 का पहाड़ा 22 में कितनी बार जाता है? एक बार जाता है। तो यहाँ पर 135 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 225 में एक बार जाएगा। तो पहाड़ा पढ़ लीजिए। 135 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 135। अदरवाइज आप ऐसे भी गुणा कर सकते हैं। 1 गुणा 5 में करेंगे तो 1 पंचे 5, 1 का गुणा 3 में करेंगे 1 तिया 3, 1 का गुणा 1 में जब करेंगे तो 1 करने कितना होता है? 1 आता है। आप जानते हैं भागफल की प्रक्रिया में क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो वही प्रक्रिया आप आगे फॉलो करेंगे। 5 में से 5 घटाएंगे तो आपका 0 प्राप्त होगा। यहां पर देखिए आप, यहां पर आपका 2 है, नीचे कितना घटाना है आपको? 3। घटेगा नहीं तो आप यहां से एक उधार ले लेंगे, 12 आ जाएगा। 12 में से 3 घटाते हैं तो कितना प्राप्त होगा आपका? 9 प्राप्त होगा। यानी यहां पर जो शेषफल आपका बचेगा वो 90 होगा। अब देखिए ध्यान से, जो ये शेषफल होता है ये काम किसका करता है? ये जो शेषफल होता है, अब अगले जो आप अगला स्टेप लिखेंगे उसके लिए भाजक का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? भाजक का कार्य करता है। और जो पूर्वोत्त भाजक होता है वो भाज्य का कार्य करने लगेगा। तो फिर यहीं पर देखिए ये भाग का चिन्ह आप लगाएंगे। यहां पर आप कितना लिखेंगे? 135। फिर पहाड़ा पढ़िए आप। 90 का पहाड़ा 135 में कितनी बार जाएगा? वही प्रक्रिया आप 90 है तो आप 9 का पहाड़ा 13 में पढ़ लीजिए। 9 एक के कितना होता है? 9। 9 दूना होता है 18, यहां पर होता है तो एक ही बार गया। तो यहां पर आप 1 लिखेंगे। दिखाई पड़ रहा होगा सबको मेरे ख्याल से। 1 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा? कितना हो जाएगा? 0। 1 का पहाड़ा 9 में जब आप पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 9। फिर वही प्रक्रिया घटाने वाला, 5 में से 0 घटा दीजिए तो कितना आपका आ जाएगा भाई साहब? 5 आएगा। और 13 में से जब आप 4 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको? 4 आ जाएगा। सॉरी, 13 में से जब आप 9 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा आपका? 4 प्राप्त होगा। फिर वही प्रक्रिया जो शेषफल है, मैंने आपको बताया यहाँ पर जो शेषफल प्राप्त हो रहा है वो किसका कार्य करेगा? भाजक का कार्य करेगा। और जो पूर्वोत्त आपका भाजक यहाँ पर है वो भाज्य का कार्य करने लगेगा। तो 45 का पहाड़ा 90 में पढ़ेंगे तो 45 का पहाड़ा 90 में कितनी बार जाएगा भाई साहब? पूरा पूरा 2 बार जाएगा। ठीक, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो 2 पंचे कितना हो गया आपका? 10 हो गया। और 2 चौक कितना हो गया? 8। 8 कितना हो गया? 9 हो गया। अब जब घटाने वाली प्रक्रिया करेंगे तो यहां पर कितना प्राप्त होगा आपका? 0 प्राप्त होगा। तो अब देखिए यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जो भागफल वाली प्रक्रिया आप करते आए हैं या तब तक करेंगे, कहां तक करेंगे? तब तक करेंगे कि जब तक कि शेषफल 0 ना प्राप्त हो। कितना ना प्राप्त हो? 0 ना प्राप्त हो। तो अंतिम तौर पर जो आपका भाजक होता है, ध्यान से सुनिएगा, अंतिम स्टेप में जो आपका क्या होता है? भाजक होता है। वही जो दी गई संख्या उनका मासा निकलता है यदि 2 संख्याएं हैं तो। अन्यथा यदि आपकी कोई 3 संख्या यानी तीसरी संख्या कोई दी होती तब आप इस 45 को उठा के उससे भी डिवाइड करते हैं। उससे भी डिवाइड करने के पश्चात यदि वो संख्या पूर्णतया कट जाता तब जाके 45 जो होता दी गई तीनों संख्याओं का क्या कहलाता? मासा कहलाता। वो सवाल मैं एक जरूर मैं आपको बताऊंगा, पहले ये आप समझ लीजिए विधिवत। तो यहां पर आप आपने क्या देखा? आपने एक सवाल चूज किया जिसमें लिखा है कि 135 और 225 का आपको मासा निकालना है। किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। मैंने आपको समझाया था एल्गोरिथ्म क्या होता है।
वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके जब सवाल को आप हल करेंगे तो वही एल्गोरिथम होता है। तो वही चीज़ आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर चूज करेंगे जो संख्याएं दी गई हैं उनमें से कौन बड़ी संख्या, कौन सी क्या है छोटी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 225 बड़ी है, तो आप लिखेंगे चूंकि 225 इज ग्रेटर देन 135, 135 से क्या है ये बड़ी है। तो यहाँ पर भाजक के रूप में आप 135 लिखेंगे और भाज्य के रूप में कितना लिखेंगे 225। आप ये प्रक्रिया ये भागफल वाली तब तक करते जाएंगे जब तक कि क्या ना प्राप्त हो भाई साहब, शून्य ना प्राप्त हो। और जो अंतिम भाजक होता है वही क्या कहलाता है आपका, मासा कहलाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं अंतिम भाजक कितना प्राप्त हो रहा है, 45 है। आप लिखेंगे चूंकि अंतिम भाजक क्या है, अंतिम भाजक कितना प्राप्त हो रहा है आपका 45 है। इसलिए दी गई संख्याओं का जो मासा है लिखेंगे, इसलिए दी गई संख्याओं का मासा, संख्याओं का मासा, संख्याओं का मासा कितना आ जाएगा आपका 45, इट मीन्स 45 आ जाएगा। और यही इस सवाल का क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सवाल ये मेरे ख्याल से आपको विधिवत समझ में आया होगा। अब इसी को यदि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सेम टू सेम वही है यूक्लिड विभाजन, लेकिन ये तरीका थोड़ा भाग करके आपने लिखा था और ये तरीका आपके लिए सरल पड़ेगा, इसलिए मैंने इससे बताया है। आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके जैसे जो आपने लिखा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, उससे कैसे लगाते हैं वो भी समझ लीजिए। इस सवाल को आप ऐसे भी लगा सकते हैं। यहां पर मैंने इसलिए या लिखा है, देखिए यहां पर क्या होता है, आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको पता है ये सबको क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस कितना है आपका शेषफल, प्लस कितना है शेषफल। ओके, या इसी को आप शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं, यानी अंग्रेजी अल्फाबेट में a बराबर बी क्यू प्लस आर। या आप जरूर लिखिए, ये आप अगर लिखेंगे तो आपको याद होता जाएगा। ओके, तो यहां पर देखिए पहला स्टेप इसमें देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं कि भाज्य क्या है, भाज्य क्या है आपका 225। आप लिखेंगे चूंकि 225 बराबर, क्या लिखेंगे आप 225 बराबर। यहां पर आप अगर ऊपर आते हैं तो आप देख रहे हैं भाजक, तो भाजक यहां पर आप देख रहे हैं कितना 135 है, तो आप लिखेंगे 135 गुणे भागफल का मान देख रहे हैं आप कितना आया है 1 आया है, तो गुणे क्या लिखेंगे 1 और प्लस शेषफल आप देख रहे हैं यहां पर कितना प्राप्त हो रहा है आपका 90 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है भाई साहब 90 प्राप्त हो रहा है। तो शेषफल के स्थान पर आप कितना लिखेंगे 90। एक स्टेप क्लियर हुआ आपका। यहां पर देखिए भाज्य, जब पहला आपने स्टेप लिखा तो 225 था, भाजक आपका 135 था, भागफल कितना था 1 और प्लस आपने शेषफल कितना लिखा 90। मैंने यहां पर आपको समझाया था कि जो शेषफल आता है वो अगले स्टेप के लिए, यानी जब ये वाला स्टेप आप हल करेंगे तो इसके लिए भाजक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, भाजक का कार्य करता है। ओके, और जो भाजक होता है अगले स्टेप में किसका कार्य करने लगता है, बोलिए अगले स्टेप में किसका कार्य करने लगता है आपका भाज्य का कार्य करते हैं। तो भाज्य फिर स्टेप में देखिए यहां पर यहीं से उठाते हैं, यहां पर भाज्य कितना है आपका 135 है। फिर आप देखिए भाजक क्या है आपका 90 है, भागफल का मान कितना है आपका 1 आया है और प्लस शेषफल का जो मान है आपको कितना है 45 है। ओके, तीसरे स्टेप में जाते हैं, क्योंकि ये वाली प्रक्रिया 3 बार हुई है तो तीसरे स्टेप में जब आप जाएंगे तो यहां पर भाज्य कितना है आपका 90 है, इक्वल का चिन्ह लगाएंगे आप। भाजक की वैल्यू कितनी है आपकी 45 है, कितनी है 45। पहाड़ा कितनी बार था, भागफल कितनी बार गया है 90 में 2 बार और शेषफल कितना प्राप्त हो गया है 0। तो मैंने आपको इस स्टेप में बताया था कि ये प्रक्रिया भागफल वाली आप तब तक करेंगे जब तक कि क्या शेषफल ना प्राप्त हो जाए, 0 ना प्राप्त हो जाए। ओके, तो यहां पर देख रहे हैं अंतिम भाजक क्या है आपका 45 है। अगर अंतिम भाजक यहाँ पर 45 है तो यही जो संख्याएं दी गई हैं उनका क्या कहलाता है, मासा कहा जाएगा। लिखेंगे चूंकि यही स्टेप जो यहाँ पर मैंने लिखा है वही चीज यहाँ पर आप लिख सकते हैं। चूंकि अंतिम भाजक आप क्या लिखेंगे, अंतिम भाजक
अंतिम भाजक आपका यहाँ पर कितना आ रहा है भाई साहब, 45 है। इसलिए दी गई संख्याओं का मासा, इसलिए आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं मासा आर HCF, तो HCF कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। यही आपके सवाल का क्या है, आंसर है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके चाहे आप सवाल इस तरीके से लगाइए, अदरवाइज इस तरीके से, दोनों आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। सवाल जब आपके लिए पूछा जाएगा तो यदि ये सवाल पूछा जाता तो आपके 2 नंबर का या फिर 1 नंबर के क्वेश्चन में जो ऑप्शनेबल आपका आता है वो आपका दे सकता है। तो इस सवाल को आप बखूबी तरीके से मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। विधिवत इस टाइप के जितने भी सवाल आपको मिलेंगे आप लगाइए विधिवत। मैं दूसरा सवाल आपको बताने चल रहा हूं। ओके, हाय स्टूडेंट, शायद पहला सवाल आपको बखूबी समझ में आया होगा। अब मैं दूसरे सवाल की तरफ चल रहे हैं हम आपको समझाने के लिए। दूसरा सवाल आपकी देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे है। ओके, तो सवाल आपका दिया गया है कि दर्शाइए कि कोई विषम पूर्णांक, ध्यान से सुनिएगा, सवाल आपका लिखा भी होगा तो आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है सवाल आपके देखिए स्क्रीन पर, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। सवाल ध्यान से समझिएगा, अभी मैं समझाऊंगा यहाँ पे आपको। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। सवाल समझ में आया आपका? समझिए थोड़ा ध्यान से। सवाल कह रहा है कि आप दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। पहले इस बात को ध्यान से समझिएगा, आपको क्या दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक पहले समझिए। धनात्मक में मतलब आप जानते हैं ऐसे संख्या जो ऋणात्मक ना हो उसे आप धनात्मक कहेंगे। ठीक, पूर्णांक का मतलब समझते हैं जो बटे के रूप में ना लिखा गया है वो आपका पूर्णांक हो जाएगा। ठीक, और क्या कह रहा है कि विषम, तो विषम का मतलब आप समझते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं तो उनको क्या बोलते हैं आप, विषम कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब ये हो गया कि जो संख्याएं आपके दी हैं वो धनात्मक भी है, विषम भी, और साथ साथ क्या है, पूर्णांक भी है। ओके, तो सवाल आपसे कह रहा है कि दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1। तो 6q+1 है क्या चीज, अभी हम आपको समझाएंगे। या 6q+3 या 6q+5 के रूप का है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपने पढ़ा है भाई साहब, मैंने अभी फार्मूला वहां पे लिखवाया था, a = bq+r। ओके, क्या मैंने लिखवाया था, a = bq+r। तो यहां पर आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप जानते हैं, देखो जो ऊपर मैं इसको लिख दे रहा हूं, बहरहाल आप इस सवाल में ये चीज नहीं लिखेंगे, सवाल मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं स्क्रीन पे आपके बोर्ड पे। तो आप यहां पर देखिए, आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या लिखा है, a = bq+r। ओके, तो यहां पर देखिए जो आपका पूर्णांक दिया गया है वो किस रूप में दिया गया है, 6q+1, 6q+3, या यहां पर r लिखा है, r मतलब या होता है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा मैंने हाथ अपना लगा दिया है बोर्ड पे। तो यहां पर ये या 6q+3 या क्या लिखा है, 6q+5 के रूप का होता है। तो यहां पे थोड़ा समझना है आपको, ये 6q+1 क्या चीज है, 6q+3 क्या चीज है, 6q+5 क्या चीज है। यदि आप इसका कंपैरिजन आप उठा के यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से करते हैं तो जो आपका दायां पक्ष है, ध्यान से समझिएगा, दायां पक्ष, यहां पर क्या लिखा है, 6 लिखा है, दाएं पक्ष में b के स्थान पर यहां पर क्या लिखा है आपका 6 लिखा है, q के स्थान पर q ही है, और r के स्थान पर यहां पर क्या लिखा है, 1 लिखा है। इसका कंपैरिजन थोड़ा करते हैं। तो यहां पर देखिए b के स्थान पर कितना लिखा है आपका 6 लिखा है, q के स्थान पर q ही लिखा है, और r के स्थान पर क्या लिखा है आपका 3 लिखा है। सेम कंडीशन अगले में आते हैं, b के स्थान पर आपका 6 लिखा है, q के स्थान पर q लिखा है, और r के स्थान पर कितना लिखा है 5। तो गौर करने वाली इसमें केवल एक बात है कि यहां पर ये वाला पहला पद आप उठा के देखेंगे, दूसरा पद, इसका दूसरा पद और इसका दूसरा पद, इससे भी आपको कोई लेना देना नहीं है, आएगा। इसमें यही प्रूफ करना है आपको कि जब आप इसको सवाल करके हल करेंगे तो इतना आपका आना चाहिए। तो यही जो 2 पद हैं
पद नहीं कहेंगे भाई साहब, इसको एक पद बोला जाएगा। जो पहला पद है यही आपका मुख्य है। देखो यहां पर b के स्थान पर क्या है, 6 है, तो बताया गया कि b है क्या चीज, b मतलब होता है भाजक, b का मतलब क्या होता है, भाजक, और q मतलब क्या होता है, भागफल, और r का मतलब क्या है, शेषफल। तो यहां पर देखिए ध्यान से, 6 क्या है भाई साहब, भाजक है, और यहां पर भागफल का मान कितना दिया गया है, q। तो यहां पर देखिए तीनों स्टेप्स, मतलब ये जो तीनों आपको सिद्ध करना है, इसमें 6q 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 ये मान अपरिवर्तित रहता है। क्या है भाई साहब, अपरिवर्तित हो, तो यही चीज आप उठाएंगे, अर्थात लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप लिखेंगे माना, यहां पर क्या लिखेंगे आप, माना a बराबर, यहां पर bq ना लिखे आप 6q लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई साहब, 6q, और प्लस यहां पर जो आपका शेषफल यहां पर बचा है, इसके स्थान पर क्या पुटअप करेंगे, r रखेंगे। यही आपको ध्यान देना है। यहां पर देखिए सवाल में आगे कुछ और नहीं बोल रहा है, केवल आपको यह कह रहा है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। तो हाँ भाई साहब देखिए यहां पे आपको यहां पे लिखा है a बराबर 6q प्लस r। तो यहां पर a क्या चीज है, q जो कोई आपके सवाल में दिया है, q क्या है, कोई पूर्णांक आपका दिया गया, धनात्मक पूर्णांक आपका दिया गया है। तो यहां पर आप इस बात को लिख लेंगे, आपसे कोई पूछे कि a क्या है, तो आप a भी क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां पे लिखेंगे जहां a कोई धनात्मक पूर्णांक है। यदि आपसे कोई पूछे तो बहरहाल इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने सपोज किया है, क्या किया आपने, माना है सवाल कि a बराबर, जो आपने पूरा इक्वेशन लिखा है कि a बराबर 6q प्लस r, तो ये आपने सपोज किया है। यदि आपसे कोई पूछता है कि a क्या है, तब आप इसको बताएंगे कि a भी क्या एक धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन जब ये फॉर्म आप पूरा हल करेंगे तो इस रूप में जब आएगा तो एक किस में आप बोल देंगे कि वो एक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ये लाइन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। यहां पर आप q के बारे में लिखेंगे, जहां q कोई पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, इसमें आप ऐसा लिख लीजिएगा, कोई धनात्मक पूर्णांक है। ओके, आगे देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि जो r होता है इसकी वैल्यू क्या होती है। तो यहां पर देख रहे हैं r का जो मान होगा वो भाजक के एक कम, भाजक से कम और शून्य के बराबर या शून्य से क्या होगा, बड़ा होगा। तो लिखेंगे सो दैट, इसलिए r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, r का जो मान होगा वो शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा होगा, और जो आपका भाजक यानी 6 दिया है उससे क्या होगा, कम होगा। तो r की कुल कितनी वैल्यूज निकलेंगे, तो देखिए यहां पर लिखेंगे, इसलिए r बराबर, r का जो मान आएगा वो सबसे पहला मान कितना रहेगा, 0 रहेगा, फिर कितना रहेगा आपका 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, और फिर 6 में से 1 घटा दीजिए। मैंने आपको नियम बताया है कि जो भाजक रहे उसमें से 1 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो 6 में से 1 घटाएंगे भाई साहब, कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। तो यहां पे देखिए क्या करेंगे, ये जो आपने r का मान निकाला है, इससे फायदा क्या है, इसी मान को r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये बारी बारी से उठा के समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखेंगे, और आप ये दिखाएंगे कि जब इस फॉर्म में आएगा तो वो विषम पूर्णांक होगा या अन्य फॉर्म में आएगा, जो भी पूर्णांक रहेगा आप उसको वहां पे डिनोट कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले r का मान क्या रखेंगे जी, 0 रखेंगे। आप उठा के कहां पे रखेंगे, समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे आप, समीकरण फर्स्ट में r बराबर 0 रखने पर, ओके, कितना बराबर भाई साहब, r बराबर 0 रखने पर। तो r के स्थान पर 0 रखिए, तो यहां पर देखिए a बराबर हो क्या जाएगा, 6q और प्लस कितना हो जाएगा, 0। तो 6q में जब आप 0 जोड़ते हैं तो कितना मान आएगा, 6q, क्योंकि 0 ऐसी संख्या है जिसे यदि किसी पद में जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए तो पद के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पर a बराबर आपने कितना निकाला भाई साहब, 6q। 6 जानते हैं कि 2 से क्या होता है, कट जाता है, कटता है कि नहीं कटता है, कट जाता है 2 से, इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे जी, सम पूर्णांक। या फिर आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, 6 बराबर लिख सकते हैं, 2 तिया कितना होता है 6, गुणनखंड कर लीजिए, यदि गुणनखंड हो रहा है तो 2 गुणे कितना लिख सकते हैं, 3q।
यदि इसके गुणनखंड में 2 आ रहा है तो इसको आप क्या बोलेंगे भाई साहब, सम पूर्णांक। यहां पर लिखेंगे एक सम पूर्णांक। ओके, आप यहां पे सम धनात्मक पूर्णांक भी लिख सकते हैं, सम पूर्णांक भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप धनात्मक भी लिख सकते हैं, एक धनात्मक सम पूर्णांक या सम धनात्मक पूर्णांक या एक धनात्मक सम पूर्णांक आप लिख लीजिएगा। यहां पर इसको आप लिखेंगे आप। ओके, ये चीज यहां पर लिखी जाएगी, या नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है सवाल के लिए। अब देखिए ये आपने क्लियर कर लिया कि जब आपने r बराबर 0 रखा तो कैसा पूर्णांक आ रहा है जी, कैसा पूर्णांक आ रहा है, सम धनात्मक पूर्णांक आ रहा है, यानी धनात्मक सम पूर्णांक आ रहा है। दोबारा आप देखिए r में r बराबर आपने 0 रखा, अब 1 रखने पर देखिए क्या आता है। देखिए यहां पर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे आप, पुनः समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में r बराबर कितना रखेंगे, 1 रखने पर। तो आगे देखिए यहां पर ऊपर मैं लगा दे रहा हूं सवाल को, r बराबर जब 1 रखेंगे यहां पर तो आपका क्या प्राप्त होगा, a बराबर आपका प्राप्त होगा 6q प्लस 1। कितना प्राप्त होगा, 6q प्लस 1। अभी आपने इसके पहले क्या लिखा है कि a बराबर जब 6q था तो यहां पर क्या निकला था, एक धनात्मक सम पूर्णांक। क्या निकला था, एक धनात्मक सम पूर्णांक। और आप नियम जानते हैं कि यदि किसी सम पूर्णांक में आप एक जोड़ दें, क्या मैंने बोला, यदि किसी धनात्मक सम पूर्णांक में एक क्या करें, जोड़ दें, तो आपकी क्या निकलती है, विषम धनात्मक पूर्णांक निकलती है। ओके, एज लाइक क्वेश्चन आप ले सकते हैं, जैसे 1 है, एक विषम संख्या है, 1 में जब 1 जोड़ते हैं कितना प्राप्त होता है आपका, 2 प्राप्त होता है। ओके, और 2 क्या है, सम है, सम में फिर 1 आप जोड़िए, जब 2 में 1 जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 3। तो 3 कैसी संख्या होती है भाई साहब, विषम पूर्णांक होती है। तो यहां पर आप डायरेक्टली लिखेंगे कि 6q, यहां पर आपने अभी प्रूव किया है सम धनात्मक पूर्णांक है, तो 6q प्लस 1 कैसा होगा, विषम धन पूर्णांक होगा। तो यहां पर लिखेंगे एक धनात्मक लिखिए विषम पूर्णांक, एक धनात्मक विषम पूर्णांक। ओके, तो यहां पर देखिए जो पहला स्टेप था आपका 6q प्लस 1, ये आप ले आए हैं कि एक ऐसी संख्या यहां पे बन रही है, जब 6q प्लस आपने 1 रखा है, यानी r के स्थान पर 1 रखा है, तो कैसी संख्या प्राप्त हो रही है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त हो रही है। ठीक, आगे चलते हैं, लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे भाई साहब, पुनः। यहां पर जितनी r की वैल्यूज है सब आपको क्वेश्चन में बारी बारी समीकरण 1 में रखना, आपको शो करना है। तो यहां पर अब r बराबर कितना रखेंगे आप, 2 रखेंगे। पुनः लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में r बराबर 2 रखने पर, जब r बराबर 2 रखेंगे इस सवाल में, यानी समीकरण 1 में, तो a बराबर आपका प्राप्त होगा 6q प्लस कितना होगा, 2। तो इसको आप जानते हैं 6q कैसी संख्या, सम संख्या, और आप अगर 2 इसमें जोड़ते हैं तो सम संख्या में जब आप 2 जोड़ते हैं तो सम ही संख्या प्राप्त होता है। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए 6q प्लस 2 को आप इसमें तोड़ दीजिए 1 प्लस 1 में, तो 6q प्लस 1 प्लस 1, तो इसको आप एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि 6q प्लस 1 आपने ऊपर लिखा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो एक विषम पूर्णांक में जैसे ही आप एक जोड़ते हैं तो क्या निकलता है जी, सम पूर्णांक निकलता है। इसलिए आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या अदरवाइज इतना लिख के आप लिख सकते हैं कि एक धनात्मक सम पूर्णांक, एक धनात्मक सम पूर्णांक, एक धनात्मक क्या लिखेंगे भाई साहब, सम पूर्णांक। बस आपका क्लियर ये हो गया। पुनः आप देखिए यही बारी बारी प्रक्रिया करनी है, लिखेंगे पुनः समीकरण फर्स्ट में r बराबर, अब कितना रखना है भाई साहब, 3, तो r बराबर 3 रख दीजिए। r बराबर 3 रखने पर तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा जी, 6q प्लस कितना हो जाएगा, 3। अभी आपने ऊपर देखा है 6q प्लस 2 कैसी संख्या है जी, सम पूर्णांक है, तो 3 को आप चाहे तोड़ दीजिए, अदरवाइज यहीं पर आप डायरेक्टली लिख दीजिए। यहां पर आप सम के बाद विषम आती है, तो यहां पर आप लिखेंगे एक धनात्मक विषम पूर्णांक, एक धनात्मक क्या लिखेंगे आप, विषम पूर्णांक लिख देंगे। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 में जैसा ही 1 जोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा, 3। सब में 1 जोड़ा जाएगा तो कैसी संख्या प्राप्त होगी, विषम संख्या प्राप्त होगी, तो आप विषम पूर्णांक लिख सकते हैं। अब r की वैल्यू आपकी 4 बच रही है, लिखेंगे पुनः समीकरण फर्स्ट में
r बराबर 4 रखने पर। तो r बराबर जब आप 4 रखेंगे भाई साहब तो a बराबर आपका हो जाएगा 6q प्लस कितना हो जाएगा 4। तो आप देख रहे हैं दोनों पदों में 2 कॉमन भी ले सकते हैं आप। तो 2 गुणे जब आप संख्या लिखते हैं यानी 2 किसी संख्या के यदि गुणनखंड में उपस्थित है तो सम संख्या मानी जाती है। नहीं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6q प्लस 3 कैसी संख्या है विषम, और विषम में जैसे ही एक आप जोड़ेंगे वो क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक क्या प्राप्त हो रहा है भाई साहब, सम धनात्मक पूर्णांक या एक धनात्मक सम पूर्णांक, आप चाहे जो लिखिए, सम धनात्मक पूर्णांक है आपका। ओके, अब अंतिम स्टेप आपका बचता है, लिखेंगे पुनः समीकरण फर्स्ट में r बराबर कितना रखने पर, 5 रखने पर। तो r बराबर जब आप 5 रखेंगे तो आपका प्राप्त होगा a बराबर 6q प्लस कितना प्राप्त होगा 5। कितना प्राप्त होगा, 6q प्लस कितना प्राप्त होगा 5। तो अभी आप ऊपर देखें 6q प्लस 4 कैसी संख्या है, सम। 4 में 1 जोड़ते हैं तब कितना प्राप्त होता है, 5 प्राप्त आपका होता है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि 6q प्लस 5 कैसी संख्या है, विषम पूर्णांक है। तो लिखेंगे एक धनात्मक विषम पूर्णांक, एक धनात्मक विषम पूर्णांक आपका प्राप्त हो रहा है, विषम पूर्णांक। तो ये सवाल आपने पूरा देखिए, यहाँ पर इतना आपने मान रख दिया है। तो यहाँ पर जो है क्या होगा आपका, यहाँ पर आप देख रहे हैं सवाल में जब आपने सुन रखा क्या प्राप्त हुआ, समपूर्णांक। जब आपने r बराबर 2 रखा तो क्या प्राप्त हुआ, समपूर्णांक। जब r बराबर आपने 3 रखा तो क्या प्राप्त हुआ, जब r बराबर आपने 4 रखा तो क्या प्राप्त हुआ, सम धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हुआ। लेकिन जब आप r बराबर 1 रख रहे हैं, देखिए यहाँ पर r बराबर 1 रख रहे हैं तो धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। r बराबर जब 3 रख रहे हैं तब भी धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, और r बराबर जब आप 5 रख रहे हैं तब भी क्या प्राप्त हो रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक हो रहा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लिखनी है, इसके बाद आप लिखेंगे अतः स्पष्ट है। क्या लिखेंगे भाई साहब, अतः स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या लिखेंगे, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। आप यही लाइन पूरा जो आपका सवाल था वो आप लिख लेंगे। यहां पर 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। बस भाई साहब आपने सवाल को प्रूव कर लिया, तो यहाँ पर सवाल को आप लिख सकते हैं, सो सवाल प्रूव्ड हो गया। ओके, तो मेरे ख्याल से सवाल आपको बखूबी समझ में आया होगा। ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। जब भी आपसे सवाल पूछेगा तो ये आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है, हो सकता है ये 2 नंबर में भी दे सकता है। तो बोर्ड वालों की मंशा हमें आप जानते नहीं है, सो दैट आप इस सवाल को बखूबी एकदम तैयार रखिए, क्योंकि अब की बार आपके बोर्ड परीक्षा में, पिछली बार मासा पूछा गया था, तो आपके ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में अब की बार आने की पूर्ण संभावना है। या इस टाइप के जो सवाल है, एक वर्ग वाला है, जब संख्या का वर्ग करते हैं तो कैसा निकलता है घन वाला, वो भी हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। आज तक के लिए आपका इतना ही। आपका दिन शुभ हो। आपका विचार मैथमेटिक्स के प्रति बहुत अच्छा है और मेरे चैनल को आप लगातार देखते रहिए। 1 बाय 1 क्वेश्चन मैं आपको समझाता रहूँगा, हर एक सवाल का सलूशन मैं आपको दूंगा और विधिवत तरीके से। आप इसी तरीके से आप बोर्ड पेपर में अपनी कॉपी में ऐसे सवाल लगाएंगे तो आपका कहीं पर भी कोई भी नंबर यानी 1/4 या 1/2 जो भी आप कह सकते हैं कहीं पर भी नहीं कटेगा। सो दैट आप सवाल ये जो है इसी तरीके से आप बढ़िया से लगाइएगा। मेरे ख्याल से आपको सवाल आया होगा। तो आपकी किताब में जिस भी प्रकाशन की आप किताब पढ़ रहे हैं, जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं, उनमें इस टाइप के जितने भी सवाल मिलें आप लगाइएगा। जो नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे कीजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपके हर सवाल का सलूशन यहाँ पे, जो सवाल मुझे बताने लायक होगा यानी जो मुझे लगेगा कि अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, इन सवालों से हटके है, वो मैं आपको जरूर समझाऊंगा। शुभ रात्रि।